नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मूवी फैक्टर। मूवी फैक्टर में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुधांशु कुशवाहा। सुधांशु कुशवाहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लगभग 25 साल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को काफी करीब से महसूस किया है। सुधांशु, आज एक हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने अब आज क्या कह सकते हैं, मैंने कल एक ओटीटी फिल्म देखी, आईसी 814। इस पिक्चर को देखकर मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। जैसा कि आपको भी मालूम है कि 1999 की घटना है और उसी समय पर मैंने अपना टेलीविजन में पत्रकारिता का करियर शुरू किया था। तो जितनी भी घटनाएं हुई थी, इसको बहुत अच्छे से कवरेज किया था और एक एक चीज आज भी मुझे उस दिन की तरीके से याद है जब आईसी 814 का अपहरण किया गया था। तो इस पूरी घटना से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो सब मेरे जहन में आज भी मौजूद है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद बड़ा कष्ट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आईसी 814 का काठमांडू से अपहरण किया गया था। उसके बाद में इसको लाहौर में लाया गया था, फिर अमृतसर लाया गया, फिर अमृतसर से इसको लाहौर ले जाया गया, फिर लाहौर से इसको अमृतसर लाया गया जहां पे 55 मिनट ये खड़ा रहा और राजा सासी एयरपोर्ट पर इसे रोकने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, तो यहाँ पे जब आईबी के अधिकारियों ने, जो वरिष्ठ अधिकारी थे आईबी और के अधिकारियों ने, जब उनसे कहा कि यहाँ पे हम कमांडो कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं अपने राज्य में खून खराबा नहीं होने देना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने वहां के डीजीपी से इसको रोकने के लिए बोला कि या तो फिर कुछ तेल टैंकर खड़े कर दिए जाए या फिर इसके टायर को पर गोली चलाकर इसको पंक्चर कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि जो ये आईबी के अधिकारी थे जिन्होंने ये डीजी को राय दी थी, वो डीजी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने उस आईबी के अधिकारी से बोला था कि शायद आपको इतना भी नहीं मालूम है कि जो टायर होता है हवाई जहाज का, वो मल्टी लेयर होता है, अगर इस पर गोली चलाएंगे तो पूरे जहाज में आग लग सकती है। बहरहाल कमांडोज के पास में उस वक्त अपना जहाज नहीं उपलब्ध था, प्राइवेट प्लेन उपलब्ध कराया गया। जब तक वो पहुंचते तब तक हमला जो अपहरणकर्ता थे वो जहाज को लेकर एक बार फिर उड़ गए। उसके बाद में लाहौर में जब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद में जहाज दुबई जाता है और दुबई से फिर ये आकर कंधार में टिक जाता है। छुड़ाने की बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही होती है। थोड़ा सा उस समय हम सरकार के लचर प्रदर्शन को बोलेंगे कि सरकार थोड़ा सा लोगों के दबाव में आ गई थी। बहरहाल जो आज के एनएसए हैं अजीत डोभाल, ये उस जहाज को छुड़ाने जाते हैं, लेकिन जब ये कंधार की भूमि पर उतरते हैं तो वहां पे देखते हैं आईएसआई के सारे अधिकारी खड़े होते हैं। तो उन्हें अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हो जाता कि जहाज बिना लिए दिए या बिना सौदेबाजी के नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, भारत की सौदेबाजी होती है और आज के जो ये जैश ए मोहम्मद का जो सबसे बड़ा आतंकवादी है मसूद अजहर के साथ साथ कई बड़े आतंकवादी छोड़े जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने 36 आतंकवादियों की रिहाई की बात की होती है, लेकिन कई बड़े आतंकवादी इसके बदले में अपहरणकर्ता छुड़ा लेते हैं। अपहरणकर्ताओं की संख्या 5 है। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद में इतनी मायूसी होती है। दरअसल होता क्या है कि कोई भी फिल्म बनाई जाती है, अगर आप उस पर लिख देते हैं कि ये पिक्चर जो है वो सत्य के करीब है, इसके सारे जो घटनाएं हैं वो सत्य है, लेकिन अगर उस पिक्चर को देखिए उसमें सिर्फ आपको झूठ मिले तो बड़ी निराशा होती है। और झूठ नहीं, ये एक तरीके का नैरेटिव फैलाया गया है। आप इस पिक्चर में जैसे लोग बोल रहे हैं कि भोला और कृष्णा केवल आतंकवादियों के नाम बदले गए हैं, उसके बाद में हो हल्ला मचता है, सरकार भी थोड़ा सा एक्शन में आती है। उसके बाद में बात होती है नेटफ्लिक्स वालों से, डिस्क्लेमर के तौर पर उसमें लिख दिया जाएगा कि नहीं, यहाँ पे जो इनका भोला और कृष्णा किया गया उनकी जगह पर जो उनके अपने ओरिजिनल नाम है लिख दिए जाएंगे। लेकिन डिस्क्लेमर देखता कौन है, सवाल ये उठता है। और यही मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फिल्म को आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी ये फिल्म बनाई है उसका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि उनका हिंदुओं ने नाम रख दिया जाए। इसका उद्देश्य एक बहुत बड़ा है। इस पूरी फिल्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये सच्चाई से परे है फिल्म, और एक अवधारणा बनाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के तहत। फिर से सैफरन आतंकवाद का जो एक उठाने की कोशिश की गई थी, उस मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश की गई है कि सैफरन आतंकवाद भी होता है। इसके अलावा जो आज की तारीख में हमारे एनएसए हैं, जिनको जो उस समय बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन पर थे और उन्होंने बड़ा निगोशिएशन किया था, और आज की दुनिया के आज भी फील्ड अफसरों में सबसे ज्यादा उनका नाम है, उनको इस पूरी फिल्म में जोकर के तरीके से दिखाया गया है। यही नहीं, इस फिल्म में आईएसआई को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई है, यानी कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आईएसआई को क्लीन चिट देने के लिए पूरी तरीके से बनाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस फिल्म को देखें तो दुख इस बात का होता है कि क्या भारत की सरकार आज भी नहीं चेती? क्या इन लोगों ने वाकई में
जो ऐसी नैरेटिव बनाने वाली एक खास लॉबी है जो एजेंडे पर फिल्में बनाती है और फिल्में काम करती है, वो भारत विरोधी कार्य करती है, उसके सामने वाकई में मोदी ने भी मत्था टेक दिया है या घुटने टेक दिए हैं। आखिर क्या वजह है इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया गया, सिर्फ वो अल्लाह में डिस्क्लेमर में चेंज कर दिया गया। सुधांशु, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके की आपको रोक टोक नहीं होती है, किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। आप अपने मनचाहे ढंग से ओटीटी पे जो भी चाहें वो दिखा सकते हैं। रही बात आपने पूछा जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पे जो ये फिल्म बनी है वो क्या दर्शाती है? देखिए, फिल्म कोई भी बना सकता है, कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, कोई भी किसी भी कंटेंट पे काम कर सकता है। लेकिन अगर फिल्म का उद्देश्य किसी किसी की भावनाओं को हर्ट करना है या किसी विशेष रिलीजन या विशेष लोगों को टारगेट करना है, तो ये उचित नहीं होता जहां तक मैं समझता हूं। वो कोई भी रिलीजन हो, कोई कोई भी समुदाय हो, कोई भी लोग या कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करके फिल्म बनानी चाहिए और उसके हिसाब से जो सच्चाई है वही आपको सामने दिखानी चाहिए। सुधांशु, इस फिल्म में तो एक चीज ये भी देखेंगे, बड़ा हास्यास्पद है कि इसमें सारा सब कुछ ओसामा बिन लादेन के ऊपर डाल दिया गया, लेकिन जबकि बच्चे बच्चे से पूछ लिया, हम लोग खुद ही इस पूरी घटना के गवाह हैं, ओसामा बिन लादेन का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं था। है सुधांशु, भारत में 1947 के बाद से ही देखा गया है एक अजीब तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हुआ जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता या भारतीय जो विरासत है उनको इस दृष्टि से देखता है और उनके खिलाफ लगातार कंपेन में लगा रहता है। उसको आप भारतीय फिल्मों में देख सकते हैं, एक नहीं कई फिल्में इसका उदाहरण है। इसके अलावा आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, ऐसी कई किताबें। ये जो एक इकोसिस्टम है, ये भारत की जितनी भी सांस्कृतिक सभ्यताएं या विरासत की जड़ों पर हमला कर उसको एकदम कमजोर कर देना चाहता है। और ऐसे हमारे पास में दर्जनों उदाहरण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, चलिए 65 साल फला, लेकिन अब जब 2014 में मोदी सरकार आई, तो ये उम्मीद की गई कि शायद इस सरकार में इस पर लगाम लगेगी, लेकिन ये सरकार भी घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। आखिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेटफ्लिक्स जी ऐसी हाँ, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, इनके खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए? जी बिल्कुल, आशीष जी आप ठीक कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो जिसपे एक भारत सरकार को एक कड़े कानून लेके आना चाहिए, जिसके तहत आप उसपे उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फिल्म को रिलीज करने के लिए देना है कि नहीं देना, या उसमें क्या भी कुछ अगर कुछ ऐसी चीज किसी भी घटना को अगर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है या उस घटना को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, तो उस पे एक लगाम लगनी। आप सुधांशु, जैसे 65 साल कांग्रेस सरकार को बने हो गए हैं और हमेशा आ, ये बोला जाता है कि जो इकोसिस्टम है कांग्रेस की देखने में फल फूल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब तो तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री है। कब तक नेहरू या गांधी परिवार को हम ब्लेम करते रहेंगे? अगर ये एक सिस्टम बॉलीवुड में बना हुआ है तो इसकी जड़ों पर हमला किया जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं वो किसी भी तरीके से ये जो एक एजेंडे के आधार पर जो पिक्चरें बनती हैं, एजेंडे के आधार पर जो भारत की संस्कृति और सभ्यता पर हमला किया जाता है, ये जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं, इन पर आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल। ये नैरेटिव गढ़ने वाली जो भी फिल्में लोग बनाते हैं या इस तरीके की हॉट टॉपिक लेके जो सब्जेक्ट पे काम करते हैं और एक उनकी इसके पीछे मंशा छुपी हुई होती है। मैंने देखा है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से कि किसी भी सरकार ने उसपे लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। ख़ासकर अब जब से ओटीटी का प्रचलन है, बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। समाज में इसको सारे लोगों के हाथ में मोबाइल होने के कारण बहुत जल्दी इसको एक्सेस मिल जाती है। लेकिन इस पे सरकार को कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार कोई भी हो, आज बीजेपी की सरकार है, 2 बार उनका टर्म रहा, तीसरी बार फिर टर्म आया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अब लेकिन मुझे भी लग रहा है ये सरकार भी पिछली सरकारों की तरह इसमें कुछ नहीं कर पाई। बड़े हैरत की बात है, एक तरफ देखेंगे कि IC8 फंड 4 है जिसमें झूठ को बड़ी खूबसूरती से परोसा जा रहा है। दूसरी तरफ कंगना रनौत की अगर हम बात कर ले, मौजूदा भाजपा सांसद भी है, हंसी भी आती है।
लेकिन उन्होंने एक फिल्म बनाई इमरजेंसी, जिसमें वो सत्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उन पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्हें अभी पिछले दिन सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उसके कई शर्तों पर मिला है उन्हें वो रिलीज करने का। उनको कई फिल्म के जो मतलब जो विजुअल्स है उनको वो हटाने पड़ेंगे, और कई भी जो मतलब उन्होंने अपने संवाद दिखाए हैं उसको भी हटाने की शर्त पर उनको फिल्म जारी करने की अनुमति दी गई है। हालांकि कंगना रनौत भी अड़ी हुई है, लेकिन बड़ा विरोधाभास नहीं लगता है कि एक फिल्म जो झूठ परोस रही है, जो राष्ट्र की छवि को खराब कर रही है, जो पाकिस्तान को और खास तौर से आईएसआई को क्लीन चिट दे रही है, उसको तो आप दिखा दे रहे हैं, और उसके खिलाफ वो हल्ला होता है तो डिस्क्लेमर तक आप सीमित रह जाते हैं, यानी कि खाना पूर्ति करते हैं। तो एक जो फिल्म है उसकी सत्यता जो दिखाना चाहती है उस पर आप रोक लगा रहे हैं, या आपको विरोधाभास नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि कंगना रनावत ने काफी मेहनत करके ये इमरजेंसी फिल्म बनाई है, काफी मेहनत की है उन्होंने और एक अच्छी फिल्म बनाई है। और लेकिन सरकार ने उसको सर्टिफिकेट देने से पहले मना कर दिया। बाद में कल शायद सुना है कि उसको रिलीज करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत चलते हैं और सरकार जो है वो अपने ही लोगों का बचाव नहीं कर पा रही, या अपने ही लोगों को सच्चाई दिखाना चाह रहे हो, इतनी मजबूर है कि उसपे भी कुछ वो उनका साथ नहीं दे पा रही। रही बात कि जैसे कंधार के विषय पे जो फिल्म बनी है उसको ओटीटी पे रिलीज किया गया है, उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया है। और ओटीटी पे सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी पे सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, इवन वो वल्गर हो, बोल्ड हो, या हॉट टॉपिक हो, या एक ज्वलनशील मुद्दा हो, किसी भी आप किसी भी पुराने मुद्दे को भी उठा के उसको दिखा सकते हैं। तो कंगना रनावत की फिल्म देखिए, रिलीज होने के बाद पता चलेगा ये फिल्म कैसी है, क्या है। और अब तो खैर कोर्ट ने बोल दिया है, लेकिन जहां तक मुझे इस सरकार से थोड़ी सी अपेक्षा थी कि पिछली सरकारों की बजाय ये सरकार कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ या लगाम कसेगी, साथ में जो अच्छी फिल्में होंगी उनको रिलीज करने के लिए वो अपने ही लोगों को इस तरह उनका साथ ना देगी, ये इसके लिए बड़ा सुधांशु, आपको एक चीज बड़ी जानकर हर्ष होगी कि जो ये ओटीटी की जो ये आईसी 814 है, इसमें तो जिस तरीके से दिखाया गया है कि आईएसआई को एकदम क्लीन चिट दे दी गई है, हिंदू सैफरन को फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई है, वही बात एक करना की फिल्म के सीन की बताते हैं। उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान जो आर्मी के जो सोल्जर हैं, वो जो बंगाली शरणार्थी होते हैं उनके ऊपर, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार करते हैं। तो इस दृश्य को इस फिल्म से हटाने के लिए, यानी कि कंगना रनावत की जो इमरजेंसी फिल्म है, पूरी ताकत लगा दी सेंसर बोर्ड ने। लेकिन हकीकत क्या है, ये पूरी जी। दुनिया जानती है कि 1971 में हुआ क्या था। भाई यहिया खान राष्ट्रपति थे, वो मेजर टिक्का खान, वो टिक्का खान आर्मी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के होते हैं, और उनके नेतृत्व में जो 71 में बांग्लादेश पर कहर ढाया गया था, यानी कि हालत ये हुई थी कि इन लोगों ने नारा दिया था, पाकिस्तान फौज ने, कि हम पूरी नस्ल बदल देंगे। पूरी नस्ल बदलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस ओर मैं इशारा कर रहा हूं। कहते हैं कि जब जनरल टिक्का खान ये बात कह रहे होते हैं कि हम बांग्लादेश की पूरी नस्ल बदल देंगे, उस समय एक बांग्लादेश का ही एक अधिकारी जो होता है, क्योंकि पहले तो आर्मी एक ही होती है, वो वहां पे खड़ा होता है, वो इतना ज्यादा शर्मिंदा होता है कि जाकर बाथरूम में अपने को गोली मार लेता है। हालत यहाँ तक होती है। उसके बाद में किसके सामने ये अत्याचार की पाकिस्तान सेनाओं की अत्याचार की कहानियां लिखी है। ढाका यूनिवर्सिटी पर अटैक करती है पाकिस्तान की सेना, एक एक लड़की की 100 सिपाही बलात्कार करते थे, लड़कियों के पिस्तल काट दिए जाते हैं, लड़कियां हॉस्टल की छतों से छलांग लगा देती हैं। इसके सामने से ये सब कुछ छुपा हुआ है। जो पाकिस्तानी ने बर्बरता का अपना रूप दिखाया था, वो शायद ही किसी को छुपा। लेकिन पाकिस्तान की इमेज बनाने के लिए हमारे यहाँ का सेंसर बोर्ड इतना एक्टिव है कि उसने कंगना रनावत की पिक्चर से उस सीन को हटाने के लिए एड़ी चोटी। हाँ, मैं मानता हूँ कि सेंसर बोर्ड जो सिनेमाघरों पिक्चर जाती है उन पर लागू होता है, ओटीटी पर अब नहीं बनाया गया है। लेकिन ठीक उसके उलट आप ओटीटी में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी विडंबना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये तो जरूर लगता है कि जिस तरीके से ये एजेंडाधारी फिल्म मेकर है, जो आज से नहीं आजादी के बाद से ही भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर कुठाराघात करते चले आए हैं, या इसको ये दृष्टि से देखते चले आए हैं, या इसके खिलाफ एक गलत अवधारणा बनाने की जो इन्होंने पुरजोर कोशिश की है और जिसमें आज भी लगे हुए हैं, उसको रोकने के लिए जरूरत थी कि प्रधानमंत्री मोदी एक कदम उठाएंगे।
लेकिन जिस तरीके से ओटीटी पर आईसी 814 रिलीज हुई है, उसको देखने के बाद में जो सरकार का रवैया है कि सिर्फ डिस्क्लेमर में ही संतुष्ट हो गई है कि उसको हम चेंज कर देंगे, उसको देखने के बाद कहा जा सकता है इस सरकार का रवैया भी ज्यादा ठीक नहीं है। और लोगों को जो उम्मीदें थी कि एजेंडाधारी जो ये फिल्म वाले हैं, या जिस तरीके से भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश फिल्मों के जरिए की जाती है, उन पर लगाम लगेगी। तो फिलहाल इस सरकार का भी जो हम बोले तो ये इस पर लगाम लगाती हुई, ये सख्त एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही। धन्यवाद सुधांशु, बहुत बहुत चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद।